कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार पर लगाई कोरोना के मामलों में आंकड़े छिपाने के आरोप। डोमिनिका से पकड़ा गया पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी। अब डोमिनिका से सीधे भारत लाए जाने की उम्मीदें। देश में कोरोना के एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने, तो 3,841 लोगों ने तोड़ा दम। एक दिन में 2,82,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। और कोरोना की उत्पत्ति को लेकर बाइडेन सरकार हुई सख्त। जानवर या लैब से उत्पत्ति को लेकर 90 दिनों में मांगी अमेरिकी जांच एजेंसियों से रिपोर्ट। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 57वीं पुण्यतिथि है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश उनको नमन कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जवाहरलाल नेहरू के विचार साझा किए हैं। राहुल ने लिखा, बुराई अनियंत्रित होती जा रही है और इसी बीच अगर आप इसे सहन करते हो तो ये पूरे सिस्टम को जहरीला कर देती है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके कथन को याद करने का दिन है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने करीब 17 साल देश की कमान संभाली। 15 अगस्त 1947 को जब वो देश आजाद हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतिम सांस ली थी, तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी भी सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। वहीं दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार यह मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर भीड़ ने न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा करने और निशान साहिब और किसान झंडा फहराने की कोशिश की, बल्कि वो इसे नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के लिए नया प्रोटेस्ट पॉइंट बनाना चाहते थे। हिंसा की साजिश के बारे में बताते हुए साल 2019 के मुकाबले 2020 के दौरान हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टर्स की खरीद के आंकड़े का भी जिक्र किया गया है। कहा गया कि जब दिसंबर 2020 में आंदोलन चरम पर था, उस समय पिछले साल के मुकाबले 95% ट्रैक्टर्स की ज्यादा खरीद हुई है। चार्जशीट में विस्तार से जिक्र किया गया कि लाल किले में हिंसा के लिए किस तरह से साजिश रची गई है। दिल्ली पुलिस ने 22 मई को दाखिल की गई चार्जशीट में कहा कि हिंसा कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में रची गई एक बड़ी साजिश थी। दिल्ली में एंट्री करने वाली अनियंत्रित भीड़ का मुख्य इरादा लाल किले को नया प्रोटेस्ट पॉइंट बनाना था। गणतंत्र दिवस को हुई इस हिंसा में 500 के करीब पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो दिल्ली हिंसा, लाल किले की ये हिंसा हर किसी को याद है। वो मंजर सबको याद है जब कुछ शरारती तत्वों ने लाल किले पर, जहां लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहीं पर किसान झंडा और निशान साहिब का झंडा लगाया गया था। शरारती तत्वों द्वारा ये कार्य किया गया था किसान आंदोलन की आड़ में, और इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर भीड़ ने ये सारा कार्य किया था और इस कार्य के बीच न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा करने का काम किया गया था, इसके साथ ही निशान साहिब और किसान झंडा फहराने की कोशिश की गई थी, बल्कि वो इसे नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के लिए नया प्रोटेस्ट पॉइंट भी बनाना चाहते थे। तमाम स्थिति हम सब ने देखी थी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह का वो मंजर था जब लाल किले की प्राचीर पर किसानों का और निशान साहिब का झंडा दिखाया गया था, वहां पर लहराया गया था। हालांकि ये वो प्राचीर है जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और इसी पर निशान साहिब और किसान झंडा फहराया गया था। हिंसा की साजिश के बारे में बताते हुए साल 2019 के मुकाबले 2020 के दौरान हरियाणा और पंजाब के ट्रैक्टर्स की खरीद का आंकड़े का भी जिक्र किया गया है। जो पुलिस ने
ये याचिका दायर की है, इसमें ये सब जिक्र है। चले तो इसी खबर पर राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह का मंजर था उस समय वो हम सबने देखा था, और इस बीच अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें और क्या कुछ अहम बातें रही हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानून को लेकर किसानों की जो मांग थी वो थी कृषि कानून को वापस कराने की। मगर जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा देखने को मिली और जहां तक कि लाल किले तक जाकर किसानों ने खुद लाल किले के ऊपर जाकर केसरी झंडा फहराया था, तो उससे कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो लाल किले तक कब्जा करने चाहते हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की अब चार्जशीट के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि किसानों के द्वारा कहीं ना कहीं लाल किले पर हिंसा करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया गया था कि ये कृषि कानून कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं है। मगर जिस तरीके से अब चार्जशीट के अंदर ये भी दाखिल किया गया है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं उग्रता करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक दबाव बनाना चाहते हैं सरकार के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकार जो है दबाव। राजीव, दिल्ली पुलिस ने इसमें ट्रैक्टर्स को लेकर भी जिक्र किया है और कहा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो ट्रैक्टर्स है उनकी खरीद बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई थी, और 95% ज्यादा ये खरीद उन्होंने बताई है कि ज्यादा हुई है उससे पहले। तो कहा जा सकता है कि ये मात्र किसान आंदोलन का ही नतीजा है जो इतनी ज्यादा खरीद हुई, या कोई और भी कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें कृषि कानून को लेकर, जिस तरीके से ट्रैक्टर द्वारा जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भी बताया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि सन 1919 के अंदर और कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर खरीदे गए थे वो खपत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं ट्रैक्टरों को ज्यादा इस्तेमाल किया गया सिर्फ रैली के द्वारा निकालने के लिए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक राजनीतिक पहलू जरूर दिया जा रहा है और ये शुरू से ही चलता नजर आ रहा है कि राजनीतिक पहलू जरूर है इसके अंदर। मगर अब दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से चार्जशीट के अंदर कहा गया ट्रैक्टर को इस्तेमाल खरीदा इसलिए गया था कि रैली निकालनी थी और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना है, तो ये देखना होगा कि चार्जशीट के अंदर कोर्ट क्या डिसाइड करता है। मगर जिस तरीके से चार्जशीट बनाई गई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मगर किसानों की तरफ से बार बार साफ किया जा रहा है। इसमें एक इस बात का भी जिक्र किया है कि किसान आंदोलन के लिए इसको प्रोटेस्ट पॉइंट वो बनाना चाहते थे। किसान जो है वो एक बार इस जिस तरह से पूरी दिल्ली में चल रहा था वो लाल किले को भी प्रोटेस्ट पॉइंट बनाना चाहते थे, इसलिए इस सब वारदात को अंजाम दिया गया। तरीके से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अंदर दिया गया है कि लाल किले को भी प्रदर्शन स्थल बनाया जाना चाहते थे और यहाँ तक कि रामलीला को मैदान को भी कहा गया था। मगर इस तरीके की जो जानकारी है दिल्ली पुलिस के पास या फिर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से चार्जशीट रख रही है उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। मगर अभी तक ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि जिससे कहा जा सकता है लाल किले को कब्जा करना था या लाल किले को कह सकते हैं प्रदर्शन स्थल बनाना था। मगर अभी जो पुलिस की चार्जशीट है उसके अंदर कहीं ना कहीं यही जानकारी मिल पा रही है। मगर अब देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है और दिल्ली पुलिस के पास कितने बड़े सबूत हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि किसान कितने आरोपी हैं। मगर कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो इसी बीच उस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, 24 घंटे में 2,11,275 नए केस सामने आए हैं। जिस तरह से आंकड़ा गिर रहा था एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा केस अब सामने आने लगे हैं और एक दिन में कोरोना से 3,841 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक 3,15,263 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीच में कोरोना के केस घटे थे, लेकिन एक बार फिर से 2 लाख के पार ये केस सामने आए हैं और एक बार फिर से मौतों का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया है। हालांकि मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा है, लगातार मौतों का आंकड़ा 3 से 4,000 के बीच में ही घूम रहा है और ये काफी चिंता की बात भी है, क्योंकि हालांकि केसों में कमी बीच में देखी गई थी, लेकिन मौतों का आंकड़ा जस की तस बरकरार है। 24 घंटे में 2,82,924 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। ये भी काफी पॉजिटिव खबर है। जहां एक तरफ कोरोना के 2 लाख नए केस मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में 2 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 24,15,761 कोरोना एक्टिव केस हैं। तो तमाम आंकड़ा आपको कोरोना का बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं।
सत्य प्रकाश, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफी चिंता का विषय ये है। और एक बार फिर से हालांकि कमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा ये मामले सामने आए हैं। जी देखिए, मुंबई शहर पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार पिछले दौर में देखा गया कोरोना की लहर जो है काफी ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक के बाद एक कड़े कानून और लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा की, उसके बाद जो है कहीं कहीं स्थिति में सुधार जरूर हुआ, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है जिस तरह से इस पर लगाम लगाया जाए। लेकिन सरकार लगातार तैयारियां करती जा रही है और ये कई बार सामने आई है बात के, हमेशा हर प्रवक्ता कहता है कि सरकार तैयारियां कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, धरातल पर इसकी सच्चाई क्या है, वो भी हमें बताएं। वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है फिलहाल? और क्या नाम है वो हम लोग वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है महाराष्ट्र सहित मुंबई में लगातार वैक्सीन की कमी आती जा रही है। हालांकि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन जरूर कर दिया गया है। मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्डों में वैक्सीनेशन काउंटर खोल दिया गया है, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं होने के कारण जगह जगह वैक्सीन सेंटर बंद पड़े हुए हैं। वैक्सीन की कमी देखी जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अब रजिस्ट्रेशन की स्थिति तो पैदा नहीं हुई, क्योंकि लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोगों को दिया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा जिस तरह से कार इन ड्राइव में किया गया है, कार के द्वारा भी आप आएंगे, कार के अंदर भी आपको वैक्सीन दे देगी। लेकिन वैक्सीन की तमाम चीजें ठीक है, अभियान ठीक है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद है और वैक्सीन की कमी है, ये काफी चिंता का विषय है। अस्पतालों का क्या हाल है फिलहाल मुंबई में, सत्य प्रकाश? देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कोविड सेंटर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कोविड सेंटरों को एहतियातन ये जिम्मेदारी दे दी है कि आने वाले मानसून सत्र से पहले पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि WHO द्वारा बताई गई तीसरी लहर को लेकर सरकार ज्यादा चिंतित है। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से पहली लहर में सीनियर सिटीजन को ज्यादा नुकसान हुआ, दूसरी लहर में युवा वर्ग को ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, उसी तरह से ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देश में एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख करते हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में पकड़ा गया है। मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके लापता होने की खबर भी दर्ज की गई थी। हालांकि उसकी पहचान के एक शख्स ने दावा किया था कि वो क्यूबा भाग गया है। मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता फिलहाल है और उसे डोमिनिका से पकड़ा गया है। फिर भी उसकी करतूतों को देखते हुए एंटीगुआ सरकार इतनी परेशान है कि उसने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। अगर ऐसा होता है कि नीरव मोदी से पहले मेहुल चोकसी भारत आ सकता है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है और वो पानी के रास्ते भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो डोमिनिका पहुंचा उसे अधिकारियों ने वहां पकड़ लिया। सूत्र बताते हैं कि डोमिनिका में डिटेन किए जाने के बाद से ही भारतीय एजेंसियों और अमेरिकी उसे भारत लाने का दावा लगातार करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर भागा तो उसे पकड़ लिया गया और भारतीय एजेंसियों और अधिकारियों से वापस भारत लाने का विकल्प भी अब तलाशने लगे हैं। मेहुल चोकसी के डिटेंशन के बारे में सीबीआई को भी इंटरपोल में जानकारी मिली है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको, फाइजर वैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर, फाइजर ने केंद्र सरकार से फर्स्ट ट्रैक की मंजूरी मांगी है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, फाइजर वैक्सीन जिस तरह से भारत में आने की उम्मीदें जताई जा रही है, उसके बाद एक बार फिर से अमेरिकी की दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 5 करोड़ खुराक फाइजर कंपनी भारत को देगी। बड़ी और अहम खबर, कोरोना से जिस तरह से बच्चे प्रभावित होने की आशंका तीसरी लहर में दिखाई जा रही थी, उसको देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। फाइजर ने केंद्र सरकार से फास्ट ट्रैक रिपोर्ट मांगी है, यानी कि जितनी जल्द हो सके अगर केंद्र सरकार फाइजर को वैक्सीन की पूरी रिपोर्ट, फास्ट ट्रैक रिपोर्ट दे देती है तो उसके बाद भारत को बच्चों के लिए खुराक मिलने की उम्मीदें और ज्यादा तेज हो जाएंगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फाइजर भारत को देने जा रहा है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये वैक्सीन तैयार हुई है। फिलहाल हमारे पास 18 साल से ऊपर के युवा आबादी के लिए वैक्सीन है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। लेकिन फाइजर ने भारत की मुश्किलें काफी आसान कर दी है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए फाइजर की जो वैक्सीन है, अमेरिकी की दिग्गज कंपनी फाइजर की जो वैक्सीन है वो भारत को मिलने जा रही है। 5 करोड़ खुराक फाइजर भारत को दे सकती है। व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाईकोर्ट गया है। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है। जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन भी बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है। साइबर एक्सपर्ट्स की इस पर क्या कुछ राय है, सुनाते हैं आपको। ये कहना कि नए आईटी रूल्स आपकी निजता के अधिकार का हनन करेंगे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, क्योंकि उसका कारण यह है हम सबके पास अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। लेकिन ये निजता का अधिकार केवल हमसे छीना जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब आईटी रूल्स 2021 जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। वो कहते हैं कि अगर कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में सरकारी एजेंसीज को जानने की जरूरत हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किसने ओरिजिनेट किया है, तो वो या तो कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से ऑर्डर ला के दिशा निर्देश दे सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप हमें बताइए। अब ये दिशा निर्देश या कोर्ट का ऑर्डर तभी आ सकता है जब कोर्ट या अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो कि ये पास ऑर्डर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को इम्पैक्ट करता है, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, या टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस ग्राउंड्स के संदर्भ में आता है। अब जो बेसिक पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप है, जिसके ऊपर व्हाट्सएप पूरा चलता है, जो व्हाट्सएप का यूएसपी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वो उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो वो खत्म करना नहीं चाहते हैं क्योंकि व्हाट्सएप एक यूएस कंपनी है। यूएस कंपनी के होने के बावजूद हमारा जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट कहता है वो ये कहता है कि आप एक अगर इंटिमिडेटरी हैं, जो कि व्हाट्सएप कोई कंटेंट नहीं बना रहा, ट्विटर कोई कंटेंट नहीं बना रहा, फेसबुक कोई कंटेंट नहीं बना रहा, ये सब इंटरमीडिएटरी हैं। और ये जो नए लॉज आ रहे हैं, जो नए सेक्शंस गवर्नमेंट के आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अगर आप इंटरमीडिएटरी हैं तो आपको कुछ एस्पेक्ट्स अपनी कंपनी के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पे व्हाट्सएप बना नहीं पा रहा है। व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज करना चाहता है और इंडियन लॉ को वो फॉलो नहीं करके वो यूएस लॉ को फॉलो। केंद्र सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई गाइडलाइन को लेकर व्हाट्सएप अब हाईकोर्ट गया है और उसने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र की इस गाइडलाइन से यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल उठते हैं। अब इसी मसले पर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। कानून ने जो ये व्यवस्था की है कि जो ओरिजिनेटर है मैसेज का, उसको व्हाट्सएप को उसका प्रूफ रखना होगा, ये बहुत ही एक कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे संविधान के व्यू पॉइंट से, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्राइवेसी जो पुत्तस्वामी की जजमेंट रीइटरेट करती है, उससे ठेस लग सकती। जो भारत सरकार ने नई नीति लाई है और उसके तहत व्हाट्सएप को अपने एक मैसेज का ओरिजिन ढूंढने की आवश्यकता है। यह जो प्रोविजन है ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि किसी के खिलाफ अगर किसी को मैसेजिंग करनी है तो बड़ी आसानी से कर देता है, और जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसके खिलाफ में वो मैसेज गया है वो ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी के तहत बहुत जरूरी है कि कोई भी मैसेज का ओरिजिन व्हाट्सएप ने ट्रेस करना चाहिए। व्हाट्सएप इस पूरे मामले में दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ तो उन्होंने भारत के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता किया है, क्योंकि वो उनके डेटा को अपनी ग्रुप कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करती हैं, और दूसरी ओर जब उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तब वो जनता के प्राइवेसी की आड़ ले रही हैं। मैं समझता हूं कि यह नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे एप्रीहेंशंस हैं, पर्टिकुलरली इनके व्हाट्सएप एलएलसी के जो कंपनी है, जिसको लेके उन्होंने रूल्स चैलेंज किए हैं। ये रूल्स जो हैं, ये जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या प्राइवेसी है, उसको अफेक्ट करता है। तो इसको अब इसकी लिस्टिंग होगी। और बीजेपी नेता आरपी सिंह ने व्हाट्सएप विवाद को लेकर कहा है कि सरकार ने सिर्फ यही पूछा कि मैसेज की जानकारी चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर सीएम केजरीवाल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। मैसेज व्हाट्सएप पे चलता है या किसी और सोशल मीडिया पे चलता है, उसकी जानकारी, उसकी कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी जानकारी तो सरकार को लेने का अधिकार है। और उसकी जानकारी लेने के लिए हम व्हाट्सएप को, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोले, तो उसमें क्या बुराई है। कल कोई भी ऐसा मैसेज जिससे देश में बवाल हो सकता है, जिससे देश में बवाल शुरू हो जाए, दिल्ली में हुआ और उसकी जानकारी चाहिए सरकार को, तो उसमें क्या बुराई है। और उसमें मुझे लगता है कि व्हाट्सएप को कोई दिक्कत होनी चाहिए कि आप उस मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है उसकी जानकारी दे दीजिए। हमारा कोई, हम आपसे कोई रोज को थोड़ा पूछ रहे हैं कि क्या है, और वो भी जब पूछा जाएगा इस प्रकार का, वो कई सारी कमेटी से रूट होकर फिर आपका जो प्रश्न, उनकी केंद्र सरकार की इस टिप्पणी पर कि जब पाकिस्तान पे हमला तो केंद्र सरकार किस पे छोड़ेगी, तब तो ये उपहास उड़ाते हैं। अगर केंद्र सरकार हमला करती है कभी पाकिस्तान पे तो ये तो उपहास उड़ाते हैं, ये तो प्रश्न उठाते हैं कि आपने हमला किया नहीं किया। परंतु वो प्रश्न अपनी जगह, अप्रैल के महीने में तो ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, हमें अधिकार है, हमें अधिकार दो, हम अपने वैक्सीनेशन खुद खरीदेंगे, हम 1400 करोड़ के वैक्सीनेशन खरीदने के हमारे में क्षमता है। और जब दे दिया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था 26 अप्रैल को कि मैं 1400 करोड़ के वैक्सीनेशन खरीद रहा हूं। वो 1400 करोड़ का कोई चेक तो दिखा दें, वो ऑर्डर तो दिखा दें। एक इंटेंट करना और ऑर्डर करने में भी फर्क है। एक इंटेंट भेजना कि हमें वैक्सीनेशन दो, और एक ऑर्डर करना, उस में क्या बाकी प्रांतों में कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ इन्हीं के यहाँ क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये राजनीति करते हैं लगातार। पहले ऑक्सीजन पर राजनीति करी, जब ऑडिट लगा तो भाग गए। और अभी भी वैक्सीनेशन है दिल्ली में, ये नहीं वैक्सीनेशन है नहीं, जो केंद्र ने वैक्सीनेशन दी वो अभी भी है। और केंद्र ने लगभग 8.8 करोड़ वैक्सीनेशन मई के महीने में दी है। अगले महीने में फिर कोई 11 करोड़ के लगभग है, उससे अगले महीने में 16, उससे अगले महीने 19, और चलते चलते साल के अंत तक 60 करोड़ पर प्रति माह वैक्सीनेशन जाने वाली है नीचे, और 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीनेशन देश में जाने वाली है। परंतु इनको देखिए, कोई राजनीति के अलावा उनसे पूछिए उनके राज्य की सरकारें क्या कह रही हैं। क्या वो सिर्फ यहाँ बैठकर प्रियंका वाड्रा बात करती हैं? और उनसे पूछे क्या उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया, क्या कोवैक्सीन लगवाने लगाया, क्या राहुल गांधी ने कोवैक्सीन लगाने लगाया? पहले वैक्सीन पर संशय किसने खड़ा किया था? अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने वैक्सीन पर संशय खड़े किया नहीं किए, वैक्सीन पर शक किया नहीं किया कि कोवैक्सीन से आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इस प्रकार की भाषा तक का इस्तेमाल किया। और आज भी देश में उस भाषा का असर है। आज भी कई जिलों में जब वैक्सीनेशन लगाने जाते हैं लोग, तो लोग वैक्सीनेशन लगाने से मना करते हैं। और यहाँ तक कि लोगों को जो वैक्सीनेशन लगाते जाते हैं उनके साथ मारपिटाई तक होती है, क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार का डर का माहौल खड़ा किया। असल में इनको राजनीति करनी। कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चूक रही। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़े दबाने के लिए बेहद मेहनत की है। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने इतनी मेहनत कोरोना संक्रमण के खिलाफ नहीं की जितनी आंकड़ों को दबाने में लगाई है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है,
क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बेहद मेहनत की है। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer them. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने 4 मई के बाद आज 14वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 24 पैसे और डीजल की कीमत 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। इससे एक दिन में पहले की कोई बढ़ोतरी फिलहाल दर्ज नहीं थी। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 84.61 रुपए पहुंच गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में पेट्रोल आज 99.94 रुपए और डीजल 91.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 93.72 रुपए और डीजल 87.46 रुपए और चेन्नई में पेट्रोल 95.28 रुपए और डीजल 79.39 रुपए प्रति लीटर पर है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पहले ही टूट चुका है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें पिछले कुछ महीनों से 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा आंकी गई है। मई महीने में अब तक हर 13 दिन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाँ जी, पेट्रोल के दाम 25 पैसे आज बढ़े और डीजल के 48 पैसे। तो कितना हो गया है आज पेट्रोल? तो पेट्रोल का रेट आज 101 रुपये 88 पैसे हो गया और डीजल का 93 रुपये 18 पैसे। ये मध्य प्रदेश? जी हाँ, ये भोपाल का रेट। भैया देखो, ऐसा है कि अब ये पेट्रोल डीजल तो सरकार को है ना, कुल मिला के ये टैक्स कम करना चाहिए, तब ये सस्ता होगा। ऐसे तो होगा नहीं, 100 के ऊपर पार होगा। आम आदमी तो मतलब गाड़ी अब ये 8-15 दिन बाद तो बंद ही करनी पड़ेगी, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। कितने मैनेज कर रहे हैं सर? किस तरह की दिक्कत? अब देखा आपने 20 रुपए का पेट्रोल डलवाए, जो हम 150 1 लीटर पेट्रोल डलाते थे, कैसे काम चलेगा? आम आदमी तो चला ही नहीं सकता ना गाड़ी घोड़ा। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब बस चल रहा है शिवराज सिंह जी की कृपा से। ये तो बहुत गलत हो रहा है, रेट बढ़ता ही जा रहा है। गरीब लोग तो बिल्कुल धंधा पानी कुछ भी नहीं कर पाएंगे गाड़ियों से। थोड़ा बहुत जो करते हैं चल, मैं तो छोटी सी पान की दुकान चलाता हूँ गाड़ी पे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।